तो यहाँ पर अजीत पवार गुट की जो कह सकते हैं दादागिरी है, जो दबदबा है, वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसीलिए दोनों को बैलेंस करके चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस करने के चलने पे वो एक दूसरे के साथ में गठबंधन करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी और पीडीपी की आप बात कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में दोनों की विचारधाराएं कहीं से कहीं तक मिलती हुई नजर नहीं आती, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आती है तो बीजेपी उनके साथ में भी समझौता करती हुई दिखाई पड़ती है। आप जरा बिहार जाकर देखिए, बिहार में जिस तरह जेडीयू के लिए अमित शाह ये कहा एकनाथ शिंदे ही नहीं, क्या अब अजीत पवार भी उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जिस पर चलने का मन एकनाथ शिंदे बहुत पहले बना रहे थे? और क्यों आखिरकार अजीत पवार के गुट से भी अब बगावत के सुर नजर आने लगे हैं? देखिए, अगर बात करें महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, क्या ये सरकार 5 साल भी चल पाएगी, ये कह पाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस सरकार के अंदर सीएम चेहरे को लेकर, सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई हो, उसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर लड़ाई हो, और जबकि मंत्री शपथ भी ले लिए हैं, ये भी नहीं तय हो पा रहा है कि किसको क्या दिया जाए, किसको क्या ना दिया जाए, तो फिर तस्वीर साफ है। और फिर बात ये भी आती है कि 2.5 साल तुम रख लो, 2.5 साल तुम रख लो। ये कोई आलू प्याज थोड़ी है कि इतना बांट लीजिए, बाकी फिर काम होता रहेगा। सरकारें ऐसी नहीं चलती हैं, और इसका कोई ना तो रूल दिखाई दे रहा है और ना ही कोई इसके अंदर ऐसी चीज नजर आ रही है कि जो ये बताए कि 5 साल सरकार चल पाएगी। लेकिन ऐसे में अगर एक बड़ी खबर ये आ जाती है कि शरद पवार जो है, शरद पवार के गुट के जो विधायक रोहित पवार, उनकी मां सुनंदा, जिनका बयान सामने आता है और वो गठबंधन पर जोर देती हैं। जी हां, अजीत पवार वाली एनसीपी और शरद पवार वाली एनसीपी का। तो ये समझ लीजिए कि क्या शरद पवार की एक बड़ी भूमिका महाराष्ट्र में अब देखने को मिलने वाली है, या फिर ये कहा जाए कि महाराष्ट्र में फिर से आपको कोई नया सीएम देखने को मिल सकता है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की वो कहानी आपको पता ही होगी कि देवेंद्र फडणवीस ज्यादा समय तक सीएम नहीं बन पाए थे और उन्हें इस्तीफा देना बीच में पड़ गया था, और यही उद्धव की कहानी हुई कि 2.5 साल तक ही सीएम रह पाए, उसके बाद बगावत होती है और शिंदे फिर 2.5 साल रहते हैं। और अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, महाराष्ट्र की जिस तस्वीर को हम देख रहे हैं, ऐसी तस्वीर तो हमने हरियाणा के अंदर भी नहीं देखी। बीजेपी ने हरियाणा के अंदर सीएम भी अपना बना लिया और मंत्रालय भी अपने पास रख लिए, लेकिन उस पर कोई अगर कहा जाए तो कोई बगावत नहीं हुई। लेकिन महाराष्ट्र में बगावत इसलिए हो रही है क्योंकि महायुति की अगर हम बात करें तो इसमें 3 जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, शिंदे की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है। और शिंदे शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल महाराष्ट्र में है, और सहयोगी पार्टियों की वजह से महाराष्ट्र में जो बगावत हो रही है, इसका क्या बड़ा नुकसान देवेंद्र फडणवीस को होगा, और क्या शरद पवार का जो रुख है जिस तरीके से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, माना जाए कि शिंदे और अजीत पवार आने वाले वक्त में शरद पवार के साथ जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, और इसको हम लोग गठबंधन ना कहकर मजबूरी का बंधन कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से 22-23 दिन लग गए मंत्रिमंडल का गठन होने में, मंत्रिमंडल बनाए जाने में, तो आप ये समझ कर चलिए कि यहाँ पर जो तीनों दल हैं सामने आकर तो एक साथ एकजुट होने की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर भीतर खाने में देखें तो ये दल आपस में तनातनी करते हुए नजर आते हैं। शुरुआत से आप देखेंगे शिंदे लगातार कहते रहे कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरे नाम पर चुनाव आपने जीता है, लोग मुझे मुख्यमंत्री मानते हैं। इसके बाद दिल्ली आते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती है, ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि चलिए छोड़िए सब बातों को, 6 महीने के लिए सही, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। बीजेपी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तब भी ठीक है और नहीं रहेंगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर शिंदे निराश होकर वापस आ जाते हैं और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगती है मुख्यमंत्री पद की। अजीत पवार उतावले दिखाई देते हैं कि मैं तो कभी भी शपथ ले लूंगा, और उसके बाद शपथ ग्रहण होने के बाद भी आप देखेंगे कि हफ्तों तक इसी बात को लेकर कशमकश चलती रहेगी, किस दल से कितने लोग जो है वो मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। आखिरकार ये भी तय हो जाता है कि चलिए शिंदे गुट से 12-13 लोग ले लेते हैं, 9-10 लोग अजीत पवार गुट से ले लेते हैं, बाकी 19-20 जो मंत्री बचते हैं वो बीजेपी गुट से ले लेते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चलिए शपथ ग्रहण भी हो जाता है, लेकिन अभी भी लोगों में ये नाराजगी है कि भाई किस तरह का ये पूरे का पूरा माहौल बनाया गया, क्योंकि शिंदे गुट के जो लोग कह सकते हैं शिवसेना टूटे थे, वो इसी उम्मीद पर टूटे थे
कि आज नहीं तो कल उनको बेहतर पद मिलता हुआ नजर आएगा। आपने देखा कल नरेंद्र भोंडेकर जो बड़े नेता माने जाते हैं शिंदे गुट के, उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये तक कहा कि भाई उनको मंत्री बनाए जाने का वायदा था लेकिन वायदा तोड़ दिया गया। तो यहाँ आपस में अब देखेंगे तकरार होती हुई नजर आती है। उससे बड़ी बात अजीत पवार गुट की आप देखिए, अजीत पवार को लेकर लगातार देवेंद्र फडणवीस जिस तरह की नाराजगी शुरुआत से देखेंगे कि दिखाते रहे। आप देखिए जब नवाब मलिक का सिलेक्शन उन्होंने किया उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए, इसके अलावा जब बटेंगे कटेंगे को लेकर उन्होंने आवाज उठाई तब देवेंद्र फडणवीस ने उनके बयान की आलोचना की। लेकिन इन सब के बावजूद भी अजीत पवार को आप देखिए एक बार भी वो दबाव में नहीं आए। नवाब मलिक को भले ही उन्होंने आलोचना की देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनको टिकट दिया। अब यहाँ पर अगर मंत्रिमंडल का गठन देखें तो जिस तरह से 9 लोग कह सकते हैं अजीत पवार गुट से मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उसमें से उन्होंने एक नाम जो है हसन मिश्री का दिया है जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और जबकि देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस मुस्लिम समुदाय को तमाम तरह की भाषाओं से कह सकते हैं कि उनको संज्ञा देते हुए नजर आते हैं कि भाई आप जो है पंचर लगाते हैं, आप अनपढ़ हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन उन्हीं की सरकार में मुस्लिम समुदाय का जब व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी भी कही गई बात गलत साबित हो रही है। और अजीत पवार ने इसको कह सकते हैं गलत साबित करने का जो है प्रयास किया है और काफ़ी हद तक वो गलत साबित हो भी गई है, क्योंकि आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे अब आपकी सरकार में ही जब मुस्लिम मंत्री है तो आप इसको क्या कहते हुए नजर आओगे। तो यहाँ पर देखा जाएगा राहुल जी की जो देवेंद्र फडणवीस से वो भारी दबाव में कहीं ना कहीं अपने आप को पा रहे हैं, क्योंकि एकदम शिंदे अगर मान लीजिए नाराज होकर बाहर भी हो जाते हैं, बीजेपी छोड़ भी देते हैं, तो यहाँ पर अजीत पवार गुट की जो कह सकते हैं दादागिरी है, जो दबदबा है, वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए दोनों को बैलेंस करके चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस करने के चक्कर में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने लिए मुसीबतें खड़ी करती हुई नजर आ रही है। अभी तो कुछ दिनों पहले अजीत पवार जो है वो शरद पवार से मुलाकात जब उन्होंने की थी तो उसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में फिर ये बात शुरू हो गई थी कि क्या शरद पवार की भूमिका बढ़ने वाली है या फिर अजीत पवार का अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं पासा पलटने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अजीत पवार को भी ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। एक डिप्टी सीएम आपने दे दिया, अगर डिप्टी सीएम देखा जाए तो वो भी एक औपचारिकता भर से है। और मंत्रियों की बात की जाए तो 9 जो है मंत्री इनके दिए गए हैं और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 41 जो है विधायक इनके पास है, उसमें से 9 को जगह मिलना ये बताता है कि बहुत बड़ा रोल अजीत पवार का भी बीजेपी नहीं रख रही है। और एकनाथ शिंदे का तो बुरा हाल है ही है महायुति के साथ में। तो क्या जिस तरीके से पहले ये कहा ही जा रहा था कि शिंदे और अजीत पवार कहीं ना कहीं अगर महायुति का साथ छोड़ते हैं तो ये बीजेपी के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो क्या वो कहीं ना कहीं संभावनाएं बन रही हैं अगर रोहित पवार का ये बयान सामने आता है जो है शरद पवार के एनसीपी और अजीत पवार के एनसीपी पर गठबंधन को लेकर जो जोर वो देते नजर आ रहे हैं, उनकी जो माता जी हैं उन्होंने जो बयान दिया है सुनंदा, तो ये जाहिर तौर पर दिखाता है कि शायद महाराष्ट्र में खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और ये जो चीजें हैं ये सिर्फ हम ट्रेलर देख रहे हैं और पिक्चर वो होगी जो शरद पवार दिखाएंगे। देखिए जाहिर बात है शरद पवार बहुत बड़े राजनीतिक माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, एक लंबा वक्त उन्होंने राजनीति में जिया है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से अजीत पवार ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर मेरे जो है चाचा की किसी ने बुराई की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इस तरह की बातों को कहते हुए वो उनके जन्मदिन के मौके पर उनसे मिलने पहुँच जाते हैं। उसके बाद लगातार ये बात कही जाती है कि अजीत पवार जो है वो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अगर मुझे बेहतर पद नहीं मिला तो यहाँ पर मैं अपना रुख जो है वो मोड़ भी सकता हूँ। देखिए राजनीति राहुल संभावनाओं का गेम है, संभावनाओं का एक कह सकते हैं कि महासागर है। इसमें आप देखते हैं कि जो दल आपस में एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे, वक्त आने पे, मौका आने पे वो एक दूसरे के साथ में गठबंधन करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी और पीडीपी की आप बात कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में दोनों की विचारधाराएं कहीं से कहीं तक मिलती हुई नजर नहीं आती, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आती है तो बीजेपी उनके साथ में भी समझौता करती हुई दिखाई पड़ती है। आप जरा बिहार जाकर देखिए, बिहार में जिस तरह जेडीयू के लिए अमित शाह ये कहा करते थे कि नीतीश जी आपके लिए अब सब दरवाजे क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, लेकिन अचानक वो दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये संभावनाओं का खेल है और यहाँ पर संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। जिस तरह से अजीत पवार बीजेपी के साथ में शामिल हुए, हो सकता है वही अजीत पवार एमबीए के साथ में भी शामिल होते हुए नजर आ जाए। तो राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर बीजेपी जो लगातार इस चाह में है कि भाई हमारे पास मुख्यमंत्री का पद भी रहे, गृह मंत्रालय भी हमारे पास रहे, वित्त मंत्रालय भी हमारे पास रहे, हमारे मंत्री ज्यादा रहे कह सकते हैं सरकार में,
यानी कि अपना दबदबा कहीं ना कहीं वो मजबूत रखना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक तरीके से कहा जाए तो अजीत पवार और शिंदे जो है पूरी तरह से ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं कि भाई भले ही आप बड़ा दल है, भले ही आपके विधायक हमसे ज़्यादा है, लेकिन आपकी सरकार तो हमारी वजह से बन रही है, ये आप मत भूलिए। आप ये देखिए कि जब हमारे पास कम विधायक थे तब भी आपके पास ज़्यादा विधायक थे, लेकिन मुख्यमंत्री उस समय शिंदे बने थे। बिहार में देखिए नीतीश कुमार के पास कम विधायक हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री आप उनको बनाते। तो यहाँ कई ऐसी चीजें जो बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी अभी अपनी आंखें बंद किए हुए है, खतरे से पूरी तरह से अनजान है। लेकिन ये आंखें बंद करना कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाले दिनों में परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि चाहे शिंदे हो या अजीत पवार हो, इस फिराक में बैठे हैं कि जैसे उन्हें कोई मौका मिले वो कोई बड़ा कदम यहाँ पर खेलते हुए नजर आ जाए। क्योंकि देखिए लगातार इस बात को लेकर चर्चा होती है राहुल की, अगर एमबीए के पास, अगर एमबीए गठबंधन के पास कहें तो उनके पास अगर लगभग 80, 90 या 100 के आसपास सीटें भी होती तो अजीत पवार अपना पाला बदल सकते थे। ये लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के साथ में उनकी विचारधारा बिल्कुल भी नहीं मिलती। आपको याद होगा, आई थिंक आरएसएस की तरफ से कहा गया था कि अजीत पवार को जो है महायुति में लेना कोई तर्क संगत नहीं है, क्योंकि विचार वैचारिकता के आधार पर, विचार के आधार पर दोनों का कहीं भी कोई मेल नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति जो है वो किस तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग पहलुओं में दिखाई देती है, अलग अलग सिरों पर दिखाई देती है। और यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि कोई बड़ा ऑफर या कोई बड़ा कह सकते हैं संयोग बनता हुआ नजर आया तो हो सकता है अजीत पवार अपना जो दामन है बीजेपी छुड़ाते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि जिस तरह की बातें चुनाव से पहले उनके बारे में कही गई वो सब बातें भी कहने उनको याद होगी। और हो सकता है कि उन्हीं सबको याद रखते हुए अगर एमबीए की तरफ से उनको कोई बड़ा ऑफर मिलता है या एमबीए कोई बड़ा समीकरण सेट करने में कामयाब हो जाती है तो सरकार को गिरने में देर नहीं लगेगी। जी, और देखिए महाविकास आघाड़ी का जिक्र हो रहा है और बहुत पहले से कहा जा रहा था कि क्या महाविकास आघाड़ी की तरफ जाएंगे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है वो यही है कि जिस तरीके से मंत्रियों ने शपथ तो ले ली, लेकिन ये नहीं तय हो पा रहा है कि कौन क्या मंत्रालय संभालेगा और नहीं संभालेगा। और ऐसे में अगर अजीत पवार और चाचा शरद पवार एक बार फिर से गठबंधन पर जोर दे रहे हैं तो फिर समझ लीजिए देवेंद्र फडणवीस के लिए ये बात फिर सही साबित हो जाएगी कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।